पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रही ममता बनर्जी के लिए अब पार्टी बचाना भी मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना जिस भी विपक्षी नेता ने देखा, उसका हाल काफी बुरा हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी अब ऐसे फंसे हैं कि उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। टीएमसी नेता लगातार इस्तीफा देकर पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और स्टालिन जैसे नेता आज हाशिए पर जा चुके हैं। लगातार हो रहे खुलासे से साफ हो गया है कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे में अब विपक्ष के लोग जो फर्जी खबर के जरिए अफवाह फैला रहे हैं, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। बीते कुछ समय से देश की राजनीति में एक अजीब सा डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जाकर नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं कि देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल आने वाली है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी रैलियों में बार बार देश की जनता को ये कहकर डरा रहे हैं कि भारत एक बार फिर 1975 के काले दौर की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ये भी दावा कर रहे हैं कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है, लेकिन राहुल गांधी के दावों की हवा निकलती जा रही है। राहुल गांधी सिर्फ बातें बना रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी काम करके दिखा रहे हैं। उनका काम बोल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते वर्ष 2025-26 में मजबूत प्रदर्शन किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही है। वहीं पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार गुजरात पहुंचे थे। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने सूरत की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की परजिब्बी और अराजकता वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। देश की जनता निराशा और अनिश्चितता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कांग्रेस पिछले 12 सालों से देश में अराजकता फैलाकर अपने लिए मौके ढूंढ रही है, लेकिन जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के लोगों ने तो कांग्रेस को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां भी उनकी सरकारें हैं, वहां जनता कुशासन से तंग आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वहां के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कर्नाटक की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर भारी गुस्सा है, जिसके कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब की जनता ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे लगातार बाहर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वहीं भांगड़ विस्फोट मामले की जांच कर रही एएनआई ने शुक्रवार को टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को फरार घोषित कर दिया। एजेंसी का कहना है कि शौकत भूमिगत हो गए हैं और उनकी तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। तीनों मोबाइल फोन बंद है। एजेंसी ने उनकी पूरी जानकारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और दूसरे संबंधित एजेंसियों के साथ साझा कर दी है, ताकि वो देश छोड़कर बांग्लादेश न भाग सके। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो किसी रिश्तेदार के घर में छिपे हो सकते हैं। वहीं बंगाल में घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई के बाद घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती के बाद सीमा पर टकराव की नौबत है। बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर ने अपने ही नागरिकों को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई दिनों से सैकड़ों बांग्लादेशी घर वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 4 मई 2026 तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता थीं और सत्ता की कमान उनके हाथ में थी, लेकिन ठीक 30 दिन बाद यानी 4 जून तक आते आते तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार, खुद की पार्टी के 50 से ज्यादा विधायकों की बगावत, भरोसेमंद मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा, जमीनी कमांडर्स का पीछे हटना
और अभिषेक बनर्जी पर ईडी, सीआईडी और बंगाल पुलिस का शिकंजा। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की पिटाई कर जनता भी टीएमसी पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है। इन सब ने मिलकर ममता के राजनीतिक साम्राज्य को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। घटनाएं एक के बाद एक ऐसी हुई कि तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से। टीएमसी को इन चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों के भीतर साफ हो गया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर अब पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। जो संगठन कभी उनके इशारों पर चलता था वही अब उनके खिलाफ बोलने लगा है। वहीं अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवालों से दावा किया गया है कि 23 टीएमसी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और पाला बदलने की योजना बना रहे हो सकते हैं। सूत्रों ने आगे ये भी बताया कि इस बारे में टॉप लेवल पर बातचीत चल रही है और सांसदों ने अपनी वफादारी बदलने में दिलचस्पी दिखाई है। संसद के दोनों सदनों में तृणमूल कांग्रेस के कुल 41 सांसद हैं। इसमें लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। ऐसे में अगर टीएमसी का साथ 23 सांसद छोड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये एक और बड़ा झटका होगा, जो विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही अपनी पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रही हैं। वहीं अगर टीएमसी के संसदीय दल में फूट पड़ती है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी हार होगी, क्योंकि उनकी पार्टी विपक्षी खेमे में सांसदों का दूसरा सबसे बड़ा गुट है और वहां होने वाली बगावत संसद में टीएमसी और विपक्ष दोनों के प्रभाव को बुरी तरह से कमजोर कर देगी। विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने के बाद बागी नेताओं की नजर अब पार्टी के संसदीय दल पर है, जिससे लोकसभा में भी सत्ता संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। बागी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ है। ऐसा होने पर यह अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे हालात बने हैं जब संगठन के भीतर खुली बगावत दिखाई दे रही है। कई विधायक बागी खेमे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक ममता पिछले 2 दिनों से लगातार विधायकों से बातचीत कर रही हैं और उन्हें पार्टी में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव बाद बने हालात के बाद पार्टी के कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ विधायक संगठन में अपने भविष्य को लेकर भी चिंता में बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये भी है कि जिन नेताओं को उन्होंने खुद आगे बढ़ाया वही अब बागी रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, बंगाल चुनाव से चुनाव प्रचार के दौरान काबा और मदीना पर गाना गाने और बीजेपी के नेताओं को धमकी देने वाली सायनी घोष भी अब बदली बदली सी लग रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सायनी घोष ने हमले की निंदा तो की, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। वहीं कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तो सायनी घोष ने ट्वीट तक नहीं किया और चुप्पी साध ली। जिस तरह से बंगाल के लोग टीएमसी के नेताओं से नाराज हैं, उससे सायनी घोष के भी तेवर नरम पड़ गए हैं और वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रही हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार बुधवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी, मगर ममता बनर्जी के धरने में गिनती के 8 विधायक और 6 सांसद ही नजर आए। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और सायनी घोष जैसे हाई प्रोफाइल सांसद भी ममता बनर्जी के पहले आंदोलन से पूरी तरह से दूर नजर आई। ऐसे में सायनी घोष भी बागी गुट के समर्थक में हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या पार्थ चटर्जी हो, अगर आप सरकार में रहते हुए कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा तो मिलेगी। मगर अभिषेक बनर्जी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि वो पुष्पा बन गए हैं। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा कि हम 4 मई के बाद डीजे बजाएंगे, लेकिन बंगाल के लोग डीजे बजा देंगे उन्हें पता नहीं था। अगर अभिषेक बनर्जी की ओर से चोरी की गई है तो कार्यवाही की जाएगी। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मगर कर्नाटक में नई सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर का आंतरिक असंतोष एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते वो ये बड़ा कदम उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर की कलह दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन मोदी सरकार के गिरने और भारत की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की अल्पसंख्यक समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी ने इसके पीछे देश में बढ़ते आर्थिक संकट, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव को
प्रमुख कारण बताया है। राहुल ने दावा किया कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको बीजेपी ने हटा दिया है। ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। वहीं अब जो खबर आई है वो राहुल गांधी के लिए करारा जवाब है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही। इससे पहले फरवरी में जारी अनुमान में ये दर 7.6% रहने की बात सामने आई थी। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है उस दावे की हवा निकल गई है कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के मुताबिक मार्च में खत्म हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी है, जबकि फरवरी में इसका अनुमान 7.6% लगाया गया था। भारत के जीडीपी के ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। वहीं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी चीन से अधिक हो जाएगी। भारत अपने तेज आर्थिक और जनसांख्यिकी रफ्तार के दम पर साल 2060 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में चीन को पछाड़ने वाला है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी शोध संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। दर्शकों, ये रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में बीजिंग के आर्थिक दबदबे में तेज गिरावट आएगी और दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। तो देखा आपने कैसे इन रिपोर्ट से साफ हो गया कि भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। इसलिए ही फर्जी खबर को शेयर कर कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि आरबीआई ने करीब $12 बिलियन यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है सिर्फ 2 हफ्ते में। लेकिन आरबीआई ने इस खबर को फर्जी बताकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की पोल खोल दी है। आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि जानकारी को खारिज करते हुए ये कहा कि ये गलत है। वहीं अब सोना बेचने को लेकर फर्जी खबर फैलाने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने अपनी फर्जी रिपोर्ट को लेकर माफी मांगी है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने पेपर लीक को अरबों रुपए का कारोबार बताते हुए इसमें प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपना वीडियो संदेश जारी कर लिखा कि पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है। इस धंधे में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग सड़कों पे उतर के सरकार को मजबूर नहीं करोगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। अगले साल ऐसे ही सारे पेपर्स में फिर से गड़बड़ होगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए सब इकट्ठे हो जाओ और मांग करो बस, अब और नहीं सहेंगे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से अपील की है कि जब तक आप लोग सड़कों पर उतरकर सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। लेकिन पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां युवा नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे थे, तो वहां पंजाब पुलिस ने नौकरी मांगने वाले युवाओं पर ही लाठियां बरसा दी। दरअसल पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आईटीआई यूनियन के 2600 प्रदर्शनकारी युवाओं ने पिछले दिनों से मुख्य गेट और पास की सड़क को विरोध प्रदर्शन के चलते बाधित कर रखा था, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती। इस दौरान सड़क पर बैठे युवाओं को लाठियों से पीटकर मौके से खदेड़ा गया। यूनियन का दावा है कि कई बैठकों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। वहीं लाठीचार्ज का वीडियो सामने आने पर लोग आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना कर रहे हैं। तो देखा आपने कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पर केजरीवाल युवाओं से केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में युवा सड़क पर उतरते हैं तो पंजाब पुलिस उनका स्वागत डंडे से करती है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फर्जी खबर के जरिए अफवाह फैलाई थी कि मोदी सरकार देश का सोना बेच रही है। दरअसल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने हाल ही में फर्जी खबर फैलाई थी कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने $12 अरब यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। वहीं इस खबर को एक्स पर शेयर कर संजय सिंह ने लिखा था कि रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट और आपका पेपर बेचने के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने 1,14,000 करोड़ का देश का सोना बेच दिया। देश के आर्थिक हालात अति गंभीर है। मोदी तो झोला लेकर चल देंगे, आप सोचिए आपका क्या होगा।
इसके साथ ही संजय सिंह ने एक्स पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को भी शेयर किया था, मगर भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस दावे पर संज्ञान लिया और इसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया। आरबीआई ने रिपोर्ट में दी जानकारी को खारिज करते हुए कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है। आरबीआई ने एक्स पर प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, मगर ये जानकारी सही नहीं है। वहीं अब ब्लूमबर्ग ने भारत के सोने के भंडार को लेकर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट वापस लेते हुए माफी मांगी है। विदेशी मीडिया संस्थान ने माना है कि उसकी रिपोर्ट गलत विश्लेषण पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि उसके अर्थशास्त्रियों ने आरबीआई की गोल्ड रिजर्व का आकलन करने में गलत कीमतों का इस्तेमाल किया था। सही कैलकुलेशन करने पर पता चला कि मई 2026 में आरबीआई के सोने के भंडार में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद ब्लूमबर्ग ने 2 जून को प्रकाशित अपनी खबर को वापस ले लिया। तो देखा आपने कैसे जिस विदेशी मीडिया के सहारे संजय सिंह फर्जी खबर फैला रहे थे, उसी ने माफी मांग ली है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें